गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये लास्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है जिसमें आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड हम किस तरह से फंक्शन करते हैं। So let's begin with the introduction part. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature. एक ecosystem को हम functional unit of nature समझते हैं, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से इंटरेक्ट करता है एंड ऑल्सो एक ऑर्गेनिज्म अपने बाहर के एनवायरनमेंट में किस तरह से रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, वो सारा कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे पॉन्ड से लेकर लार्ज फॉरेस्ट, जंगल या फिर सागर, सी तक भी हो सकता है, तो हम इसे कहते हैं इकोसिस्टम। We will first look at the structure of this ecosystem. सबसे पहले हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे in order to appreciate the input, that is productivity, transfer of energy, food chain web or nutrient cycling, and the output degradation and energy loss. We will also look at the relationship, cycles, chains, webs that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationship. तो हम सबसे पहले इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे और स्ट्रक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं कि हम इनपुट देखेंगे, उसका ट्रांसफर कैसे होती है एनर्जी, एंड आउटपुट देखेंगे, किस तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है हमारे पास, चेन्स होती है, और किस तरह से जैसे आपने पढ़ रखा है फूड वेब्स क्या होता है, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये कैसे क्रिएट हुए और इन सब का क्या आपस में इंटर रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये तो हुआ था हमारा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं हम, इकोसिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, और यहाँ से सिर्फ इसका मतलब इकोसिस्टम नहीं होता, आपके पास बड़े से बड़ा जंगल या फिर कोई महाद्वीप, सागर, ये सारी चीजें आपस में मिलकर क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। तो हियर फ्रॉग, फिश, स्नेल, ये तो एक तरह से आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाया गया है, जहां पर किस तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एंड यही नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं, एक फ्रॉग का सनलाइट का क्या रोल है एक फ्रॉग की लाइफ में या एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ में, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और ये भी होता है हमारे पास इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक आप अपने आप में छोटा वर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए हमने इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स बनाए हैं। मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। ये जो हमारा पूरा बायोस्फीयर है, इसको बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने एक ग्लोबल इकोसिस्टम कहा है, एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ, क्योंकि यही एकमात्र लोकल सिस्टम्स है, इकोसिस्टम है हमारे अर्थ पर। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग, ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है कि उसकी एक बार में स्टडी तो बिल्कुल नहीं की जाएगी, तो इसलिए कन्वीनियंस के लिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक, ये स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में हमने इकोसिस्टम को डिवाइड किया है, वन इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड वन इज इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपको पहले से पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज टेरेस्ट्रियल होता है कि जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे पानी में रहते हैं जैसे कि मछली, वो कहलाती है हमारी एक्वेटिक। लेकिन यहाँ अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, एक ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट से भी उतना ही इंटरेक्शन है, तो इसलिए जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके एग्जांपल्स है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। और हमारे पास जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके एग्जांपल्स है पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स, रिवर्स, एस्चुरी। ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम की।
Crop fields and an aquarium may also be considered as a man-made ecosystem. अब ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक तो नेचुरल है, लेकिन कुछ मैन-मेड इकोसिस्टम्स भी है, वो भी एक तरह से इकोसिस्टम के टाइप में ही आते हैं। और उसके एग्जांपल्स है क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। एक्वेरियम देखते हो ना आप सभी बच्चे कि एक्वेरियम में हमने छोटा सा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्वेरियम बना दिया, तो वो हमारा मैन मेड इकोसिस्टम हुआ, जहां पर उनकी भी आपस में इंटरेक्शन होती है, बट विद इन एक्वेरियम एक छोटे स्केल पर। ऑलराइट, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था कि अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे। क्या होता है प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। अबायोटिक फैक्टर्स तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, बायोटिक फैक्टर्स जो हुआ वो लिविंग थिंग्स हो गई। यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर। हमने ये भी पढ़ा था 13 चैप्टर में कि किस तरह से बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को। लेट अस लुक at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within the components of the ecosystem. अब हम क्या करते हैं इन components, कौन से components, बायोटिक एंड अबायोटिक components को थोड़े और इंटीग्रेटेड मैनर्स, थोड़े और सुलझे हुए मैनर्स में देखते हैं और ये देखते हैं हम कि किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है इन कंपोनेंट्स के बीच में। आफ्टर ऑल इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ही तो होते हैं, इन्हीं से तो हमारा सारा इकोसिस्टम बनता है। तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो जो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, चाहे वो हमारा बातचीत करना हो, किसी भी वे में वो होता है हमारा इंटरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन होती है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, उससे क्या बनता है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, हमारे इकोसिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। हमारे इकोसिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब बायोटिक और नॉन अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज वो है एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन बना देती है कि हमने किस तरह से प्लांट्स को और एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया है, उसको क्लासिफाई किया है। ये सारी चीजें आपस में स्पीशीज, ये सारी चीजें आपस में क्या बनाती है, एक स्पीशीज का कॉम्पोजिशन बना देती है। Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. It is very important students. ये काफी important है क्योंकि hopefully ये define में आ जाता है 1 marks question में stratification क्या होता है, and हमें इस नाम से एकदम अच्छे से पकड़ नहीं हो पाती कि इसका मतलब होता क्या है। अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि इसका मतलब ये होगा, बट इस वर्ड से इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा। तो क्या होता है आपके पास स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका डिफरेंट स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रीज ऑक्यूपाई करता है सबसे टॉप लेवल स्ट्रेटा का, फिर फॉरेस्ट, शर्ब्स, हर्ब्स, तो ऐसे बनाते हैं ना हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज। तो एक लेवल में डिवाइडेड है कि हर्ब्स जो प्लांट्स होंगे आपके पास वो सारे छोटे प्लांट्स होंगे, सिमिलरली जो शर्ब्स होंगे आपके पास वो मीडियम साइज के प्लांट्स होंगे, एंड ट्रीज, ट्रीज का मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल टाइप इतनी बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, राइट। तो इस तरह से इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ना किसी भी स्पीशीज का, यहाँ पर किसकी स्पीशीज चल रही है आपके पास, ट्रीज की स्पीशीज चल रही है, ट्रीज, फिर शर्ब्स, फिर हर्ब्स। तो इस तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो फंक्शन करते हैं एज ए यूनिट, यानी कि एकता के साथ फंक्शन करते हैं और फॉलोइंग एस्पेक्ट से देखे जाते हैं, यानी कि इस काम में, इस फंक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 एनर्जी फ्लो, नंबर 4 न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यानी कि हम इन चारों पॉइंट्स के बारे में इस आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चार ऐसे ये फंक्शंस है एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हुए वो फंक्शन करते हैं एक यूनिट की तरह, और कौन से फंक्शन करते हैं वो, ये चारों फंक्शन करते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
इक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, यानी कि आपकी एज पर एनसीईआरटी आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो ये एग्जांपल लेते हैं एक छोटे से पोंड का, यानी कि पोंड तो आपको पता है तालाब, स्मॉल पोंड का एज एन एग्जांपल दैट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। एक इक्वेटिक इकोसिस्टम में किस तरह की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस वो करते हैं। अ पोन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी, ठीक है, पोन्ड जो होता है एक शैलो वाटर बॉडी होता है, यहाँ पर ये आपके सामने पोन्ड बन गया, ठीक है, ये एक शैलो वाटर बॉडी होता है जहाँ पे पानी भरा रहता है, इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड, जिसमें आपने जो अभी पढ़ा चारों फंक्शंस जो है इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ सकते हैं। अब the abiotic component is a water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposits at the bottom of the pond। तो यानी कि आपने अभी यही पढ़ा कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पोंड है, जो मैंने पोंड बना दिया, उसमें शैलो वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर जो वाटर है ना उसे कंसीडर किया जाएगा एक अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट कौन हुआ यहाँ पे? वाटर। यही नहीं, साथ में वाटर के अंदर क्या क्या मिला होता है? एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिले होते हैं, रिच सॉइल डिपॉजिट्स भी होते हैं, नीचे पॉन्ड के एकदम बॉटम पे आपने मिट्टी देखी होगी ना, तो वो सारे किसका फैक्टर्स है? अबायोटिक कंपोनेंट। द सोलर इनपुट, जो आपको ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, सूरज की रोशनी आ रही है, ओके, सूरज की रोशनी भी बना देते हैं, यहाँ से मान लीजिए आपके पास सूरज है, यानी कि सनलाइट यहाँ पॉन्ड्स में पड़ रही है, ठीक है, आप इस तरह की डायग्राम जो है, इस तरह की इमेजिनेशन आप भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो आपके सामने सोलर इनपुट हुआ, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उससे साइकिल पॉन्ड्स का वाटर के टेम्परेचर में प्रभाव होगा, डे लेंथ का पता लगेगा, एंड अदर जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी वो रेगुलेट करेगी रेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड, कि किस तरह से पॉन्ड में किस समय कौन सा एनिमल आएगा। इस तरह से हम एज्यूम करते हैं कि आपके सामने एक सनलाइट है जो ये सारी फैक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन। जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन से हो गए? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो कौन हो गए यहाँ पर? फाइटोप्लैंक्टन। सम एल्गी भी आ गए यहाँ पॉन्ड्स में, फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट्स भी आ गए एग्जिस पे, यानी कि आप इमेजिन करके चलो यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिज्म भी आ गए और यहाँ पर नीचे आपके पास प्लांट्स भी आ गए, ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लांट्स भी आ गए, और एक तो बॉटम में प्रेजेंट है, मैं पॉन्ड का बॉटम तो नहीं बना सकती इसलिए मैं आपको ऊपर डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉन्ड का बॉटम पे आपके बहुत सारे प्लांट्स भी आ गए जो आधे भीगे हुए हैं, कुछ फ्लोट कर रहे हैं पानी में, मान लो लोटस आ गया, लोटस जो है वो फ्लोट कर रहा है पानी में, और फिर उसके साथ कुछ मार्जिनल यानी कि उसकी एक्सिस के पास भी कुछ ऐसे प्लांट्स है जो प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जूप्लैंक्टन। जो कंज्यूमर है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? जूप्लैंक्टन से। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, यानी कि ये फ्री स्विमिंग भी हो सकता है और बॉटम में भी अवेलेबल हो सकता है, और जो कंज्यूमर्स है वो रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं उसे? जूप्लैंक्टन। द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई। यहाँ पर जो डिकम्पोजर्स है वो कौन है? वो फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेट्स है, स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और ऐसे ही पॉन्ड में बहुत सारे ऐसे फ्लैजिलेट्स, बैक्टीरिया, फंजाई प्रेजेंट होंगे जो किस तरह से वर्क करें? डिकम्पोजर के रूप में। अब दो टर्म्स का मतलब समझते हैं। पहला है, अभी हमने समझा यहाँ फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कंज्यूमर की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या होता है? जो फाइटोप्लैंक्टन को आगे खाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिकम्पोजर जो हुआ, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बनाकर खाते हैं, वो वाले को कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। और इसके एग्जांपल यहाँ पोल्ड में क्या है? फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स। दिस सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं सारे फंक्शन एक इकोसिस्टम के एंड बायोस्फीयर एज अ होल। दैट इज कन्वर्जन हो रही है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जितने भी यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है, कौन है यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग, या समझ किसी भी वे में जो प्लांट्स भी तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो प्लांट्स, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया आपके पास? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट हो गए, जो क्या कर रहे हैं? सनलाइट जो आपके पास ऊपर सूरज दिख रहा है उसकी मदद से इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कंजप्शन हो रही है ऑटोट्रॉफी की बाय हेटरोट्रॉप से। अब हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म दो जो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो इस तरह से जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उसको कौन खा रहा है? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर हो रहा है, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो है फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, वो क्या करे? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। मिनरलाइजेशन भी हो रहा है डेड मैटर का,
और जो वापस उसको रीयूज करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स को, और वापस से ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो यानी कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा रखे, पूरे इकोसिस्टम ऐसे वर्क करता है कि वो सनलाइट सोलर इनपुट लेकर किस तरह से ऑटोट्रॉपिक एटोट्रॉपिक डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन, इस सारे प्रोसेस आपस में चलते रहते हैं एक साथ, और यही हमारा इकोसिस्टम और बायोस्फीयर एज अ होल बनाते हैं। दिस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाला है, जहां पे एनर्जी जो होती है वो मूवमेंट होता है एनर्जी का हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल पर, और फिर क्या होता है बीच बीच में हीट का लॉस होता रहता है एनवायरमेंट से, जिसके बारे में आप यहाँ आगे की वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपको बुक का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्या एक्सप्लेन किया गया कि सबसे पहले एक ट्री जो है वो ग्रो करती है सॉइल में, ठीक है, सॉइल से ग्रो करती है और उसकी एक लीफ जो है वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है जमीन पे। जमीन पे गिरने के बाद वो क्या करती है, कुछ इंसेक्ट्स या कुछ एनिमल्स के द्वारा खा ली जाती है, और न्यूट्रिएंट जो होता है और एनर्जी जो होती है वो एंटर कर जाती है फूड वेब में, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पत्ती को इंसेक्ट्स वगैरह दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर ये क्या करते हैं सॉइल में कुछ जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में चले जाते हैं और वो केमिकल एक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है आपके पास, और एक अच्छी ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाती है, तो वो लास्ट में क्या करती है, जिसपे हमारी ट्रीज वगैरह उगाई जाती है। बीच में अगर हम देखें इंसेक्ट वगैरह इस सारे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद इन ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए लीव्स पार्शली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स, और ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये लीव्स को पार्शली खा जाते हैं और फिर कचरा वगैरह फैलाना या बनना शुरू कर देते हैं। फर्दर डिकम्पोजिशन होता है फिर से अर्थवॉर्म बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स और फंजाई के द्वारा, और इस तरह से ये एक साइकिल बनती है पूरी, किस तरह से हमारे इकोसिस्टम जो है वर्क करता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी के साथ अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।